मेरा बच्चा डॉक्टर था। एक आदमी हर दूसरे दिन हमारे घर आता और कहता कि मेरी माँ बहुत बीमार है और बच्चे को अपने साथ ले जाता। बच्चा पूरी रात वहीं रहता और अगले दिन वापस आ जाता। पिछले कुछ दिनों से दोनों के साथ यही चल रहा था। मैं सब कुछ अनदेखा करती रही, यह सोचकर कि मजीद की देखभाल करना और उसके साथ रहना बच्चे का कर्तव्य है। लेकिन अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि कहानी चाहे जो भी हो, मुझे गलत लग रहा था कि कहानी आदमी के बारे में है। अपनी बीमारी की वजह से मेरी पत्नी को कोई नुकसान न होने दे। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हाँ, रात को मत रुकना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसने ऐसा करके मुझे चुप करा दिया। ये मेरा कर्तव्य है, और रही बात उसकी, तो बात मर्द की है। तो चिंता मत करो। मेरी पत्नी का रवैया ऐसा था कि मैं नहीं चाहता था कि ये दिन आए। ऐसा तब हुआ होगा जब नाश्ते के बाद जब मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और हमारे दरवाजे तक चला आया। वो मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उसे रास्ते में हिलाया और पहले नमस्ते किया तो उसने मेरे इस्लाम का जवाब दिया और आधा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने भी गार्डन मोदी दरवाजे की तरफ देखा और फिर दोबारा उसकी तरफ देखा। अब मैं उसे देखने लगा। आपकी माता जी की तबीयत कैसी है? तो मैंने खाना शुरू कर दिया। सर, इसीलिए आज फिर से आए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैंने अफसोस से अपने होंठ गोल करके हॉकी जैसी आवाज निकाली और साथ ही अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उसकी आवाज अंदर से आई, लेकिन मैं मर्द हूँ और जिद कर रहा था। मुझे लगा कि मैं खुद वहां जाकर बेवकूफ़ी करूंगा। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे सहजता से लिया और दांत पीसते हुए कहा कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, वह खुद ही आ रही है। बहरहाल, अपनी आवाज में ताकत महसूस करके मैं चुप हो गया, इसीलिए मैं बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। करीब 5 मिनट बाद बेबी अपना बैग हाथ में लेकर बाहर आया और उस आदमी के साथ चला गया जो मुझे खुदा हाफिज कहता था। मेरी नजरें बहुत दूर तक उसकी मोटरसाइकिल का पीछा कर रही थी। मेरे अंदर अचानक जलन सी होने लगी। मैं जाग गया। हालांकि मैं जानता था कि मेरी पत्नी की जिंदगी में मेरी जो जगह है वो किसी की नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों जलन हो रही थी। जब मोटरसाइकिल मेरी नज़रों से ओझल हो गई तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर मोहल्ले से बाहर ले गया। चलते हुए भी मेरे सारे ख्याल उस आदमी पर अटके हुए थे जो अचानक बिन बुलाए हमारी जिंदगी में आ गया था। दफ्तर पहुंचकर सबसे पहले मैंने बेबी को फोन किया और घर पहुंचने को कहा तो उसने कहा कि मैं इस औरत के घर पर हूं, शाम को बात करूंगी। मैंने कॉल मैच पर लगाया और मेरी नजरें मिली। गहरी सांस ली, लेकिन ज्योति, क्योंकि सामने ही बस का ऑफिस था, शाम तक ऑफिस में बैठना, वो मुझे इस बात से कर रही थी। सोने में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं काम से फ्री हुआ और ऑफिस से बाहर आया, मैंने एक बार फिर सोचा और इन विचारों ने मेरे दिमाग में एक चक्र बना लिया था। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और स्पीड टेस्ट करने के बाद मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ने लगी। मेरी आंखें जल रही थी। यह सोचकर मैंने रातों की नींद हराम कर दी। इसलिए मैं मोटरसाइकिल पर अपने घर पहुंचा और बिल पर हाथ रखा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, मतलब मैं अभी तक घर नहीं आया था। गुस्से में मैंने दूसरी चाबी से चावल का ताला खोला और लाइनिंग के अंदर जाकर उसे पीछे टेबल पर रख दिया और फिर से किचन में जाकर पानी की बोतल निकाली, उसे मुंह में डाला और पूरी बोतल खत्म कर दी। पानी पीने के बाद मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो मैंने पहली घंटी पर एक बार फिर अपनी पत्नी को फोन किया। फोन उठाते ही एक सवाल पूछा कि क्या तुम तब तक घर आ जाओगी? उसने कहा कि मैं सुबह आऊंगी, हालात खराब हैं। मैं उससे कुछ कहता उससे पहले ही उसने फोन रख दिया था। मैंने फोन उसी मैच में रख दिया और खुद उसी कुर्सी पर बैठ गया। अगर मैं उससे पूछता तो
अगर मुझे लड़के के घर का पता होता तो मैं उसे अब तक वहां से ले जाती, पर मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लगा क्योंकि मेरी पत्नी डॉक्टर थी, इसलिए उसे यह घर किसी और शादी के घर से कहीं बड़ा लगता। वैसे भी मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं बहुत डरी हुई थी और वहीं बैठी बैठी मेष राशि को देखती रही। फिर जब मुझे भूख लगी तो मैं उठी और खाना खाने के बाद अपनी प्लेट में दाल ले आई। खाने के बाद मैंने सोचा कि अब बच्चा घर पर नहीं है, पहले टीवी देख लूं। खबर सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। शहर में हर रोज घटने वाली अजीबोगरीब घटनाओं ने पूरे शहर को एक अजीब से डर में डुबो दिया था। परेशानी के कारण मैंने एक बार फिर अपने बच्चे को फोन किया और तुम्हारे बाल उसका नंबर बन रहे थे। जैसे मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मेरा फोन मिस हो गया और मैं कुर्सी पर टिक कर बैठ गई। मुझे नहीं पता कि मैं अचानक कहाँ से आ गया। न तो उसका कोई निशान बचा है और न ही मैंने पहले कभी कहानी देखी थी। मेरी पत्नी इन या कहानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं उसे किसी औरत पर नहीं सौंपता हूँ, नहीं मैं उसे कल ही मानूंगा। उस आदमी के साथ जानने के लिए मैं पूरी रात इस कुर्सी पर बैठा और वहीं सो गया। पूरी रात गुजरने के बाद सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दुखते पैरों से उठा और दरवाजा खोला। मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी थी, पर उसका ध्यान नहीं था। मैंने चुपचाप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। मैंने भी दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। मैंने अपना बैग माचिस और कुर्सी पर रख दिया। पर तुम बस बैठ जाओ, अब उस आदमी के साथ उसके घर नहीं जाऊंगा, मैंने खड़े खड़े उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहा। उसने आंखों से जवाब दिया कि हमें इस बारे में पक्का पता है, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। उसकी माँ का बीमा है, मेरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जाओगे, अब वो अपनी माँ को अस्पताल ले जाएगा और उसे अस्पताल। मैंने उसके सामने बैठते हुए कहा, उसको इस समय के बारे में बताया। आंखें खोल कर बैठा था, जोड़ से निकल रहे बाल मुझे जहर दे रहे थे। तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं एक काम कम करना बंद कर दूं और घर में बैठकर इनकार कर दूं? मेरी डिग्री किसी कम की नहीं होगी, यही तुम चाहते हो? मैंने तुमसे कब कहा ये नौकरी छोड़ दो? तुम ये कम करो, पर उसको आदमी के घर मत जाने दो, मुझे उसके घर जाने दो। या मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी बीवी खाने लगी। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, पर मैंने ताकत से कहा। चौंक गया और उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं उसके आदमी पर शक कर रहा हूँ और ये मेरा आदेश है कि तुम अब उसके पास किसी आदमी के साथ नहीं जाओगे। मैंने अपनी बात कही। मैं उठा और कमरे की तरफ चल दिया। अब तुम मेरी बात नहीं कह सकते, समझे? ना ही मुझे कहानी सुनाने से रोक सकते हो। मैं आजाद हूँ, समझे? तुमने इतना तो जांच लिया था और कहा मानो मुझे उसके लिए बगावत की बू आ रही थी। मैंने बगीचे और लाइनिंग को हिलाया और मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर कमरे में चला गया। तैयार होने के बाद मैं बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया। मुझे लगा कि वो मुझे रोक लेगी और नाश्ता मांगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो बादल के पास जा चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में हमारे बीच एक अलग ही रिश्ता बन गया था। मैंने गुस्से में मोटरसाइकिल स्टार्ट की और ऑफिस चला गया, लेकिन गुस्से और भूख के कारण मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा था। और फिर छुट्टी लेकर मैं बाहर निकल गया और ऑफिस से दूर एक ढाबे पर नाश्ता करने चला गया। नाश्ते के बाद मैं वहीं बैठ गया और सुबह होने वाली लड़ाई को देखने लगा। बेबी, क्या वह उस आदमी को जाते हुए देखना चाहती थी? वह जानती थी कि वह उस आदमी के घर जा रही है। मैं इन सब बातों और विद्रोह की किताब के आने के बारे में सोच रहा था। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, फिर कम से कम कुछ हफ्तों में तो नहीं हो सकता था। लक्ष्मी शादी से पहले भी इस आदमी से मिलती रही। ऐसी बातें मेरे सामने ही होती रहीं। शुरू में सरपंच को दर्द और रस फैलाकर चक्कर आ रहा था,
एक ख्याल खत्म हुआ था तो दूसरा आ गया था। जिसे मैं मासूम समझ रही थी वो भी एक आदमी के साथ मिल गई थी। दोनों ही मिलकर मेरा प्यार थे। वह आदमी उसकी आंखों में धूल झोंक रहा था। माँ की बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले जा रहा था। भगवान, दोनों में ऐसा कैसा रिश्ता है जो वह उसे इतना धोखा दे रही है। जीवन की खातिर उन्हें मेरे देश में एक साथ लाना होगा। आज मैं अपना आपा खो चुका था जिसके कारण दिल जल रहा था। मेरे दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि जैसे ही मेरी बीवी का ख्याल आता, मैं अजीबोगरीब बातें बोलने लगता। शाम तक मैं अपनी मोटरसाइकिल सड़कों पर चलाता रहा, फिर घर चला आया। मैंने मोटरसाइकिल घर के सामने खड़ी की और चाबी से दरवाजा खोला और अंदर घुसा। मुझे अंदर के कमरे से किसी के सर्वों की आवाज आ रही थी। मैं बिना किसी आवाज के कमरे के बाहर खड़ा रहा और देखा कि बच्चा कमरे में अकेला था और किसी को पुकार रहा था। लेकिन जब हम बात कर रहे थे, सुनो, तुम एक वेश्या हो, देखो ना, मुझे लगता है कि घर से बाहर निकाल देने से मेरा तुमसे मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर आऊं। लेकिन अगर तुम ध्यान रखो तो कोई बात नहीं। अगर स्थिति खराब हो जाती है तो हमें अपना अंतिम लेना होगा। नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। ये शब्द बेबी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं दरवाजे से हटकर किचन में आ गया। बोतल का ढक्कन खोला और गिलास में पानी डाला। इस बार मुझे किचन में कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो किचन में आई, मैंने गिलास से नजर उठाई तो देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जबकि वो हाथ में गुलदस्ता पकड़े हुए थी। मैं हैरान था कि वह अभी भी खड़ी थी और अपनी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। जब मैंने गिलास खाली करके जमीन पर रख दिया तो वह बेहोश रही और गुस्से से बोली कि तुम घंटी नहीं दे सकते थे। मैं बहुत डर गया था। मैंने उसे खामोश धमकी से देखा और बाहर निकलकर उसके हाथ से गुलदस्ता ले लिया। तुम ऐसी ही हो। तुम क्या कर रहे थे जो तुम इतने डर गए, और जब तुमने ये गुलदस्ता पतला किया तो जैसे ही तुम करने वाले थे तो होली के उड़ते रंगों के साथ इसका रंग उड़ गया था। मैं किसी की केतली का इस्तेमाल क्यों करूंगा? मुझे दोष मत दो, पर मैंने कुछ नहीं किया और मैंने गुलदस्ता सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। मैं डर गया था। इतनी देर तक उसकी बातें सुनने के बाद मैंने अपना कंधा दिया और गुलदस्ता अपनी जगह पर रखने के बाद मैं अपने कपड़े बदलने चला गया। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। उसके साथ क्या हो रहा था, वो खुद क्या कर रही थी। मैं तुमसे अलग था तो वो मुझे धोखा देने की कितनी ताकत रखती थी। कमरे की छत को घूरते हुए मेरी नज़र बेबी के फोन पर सुनने वाले बटन पर पड़ी। जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो वो मेरी बात समझ नहीं पाया। वह किसी से बात कर रही थी और उसकी आखिरी कहानी क्या थी? उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे मोहल्ले में उसकी इज्जत होगी? नहीं, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। लेकिन एक मिनट ऐसा भी हो सकता था कि मैं किसी और के साथ भागने के बारे में सोच रही थी और मैं ऐसे अभिनय कर रही थी जैसे मैं उस आदमी के साथ भाग रही हूँ ताकि मैं उसे पा सकूं। मेरी नज़र में एक सुकून भरी कहानी। धूल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उसे ध्यान से देखकर सोच रही थी और फिर मैं करवट लेकर लेट गई। अमितिक मेरे सामने आ चुका था और बच्चा मेरे सामने से उसके साथ चला गया था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि पूरा मोहल्ला हमारा हो, लड़ाई देखें और तमाशा देखें। इसीलिए मैं अपना धैर्य खो चुकी थी और ऑफिस चली गई थी। दिन भर का काम निपटाकर जब मैं घर आई तो पूरा घर खाली था। यानी आज भी मेरा बेटा आकर कुर्सी पर नहीं बैठेगा। जीवन में शांति का दिन भी नहीं है। हमारी शादी की शुरुआत में कितनी शांति थी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया लगता है। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपनी शादी की शुरुआत में तो बस अच्छा बनने का दिखावा करती थी और अब मैंने ये नाटक कर दिया।
वह मुझ पर अपना असर दिखा रही थी। काश मैंने ऐसी औरत से शादी न की होती। मैंने नहीं की। सिर हिलाया और जाली पर सिर रख दिया क्योंकि सिर दर्द से फट रहा था। आज रात भी मैं कुर्सी पर बैठे बैठे गुर्राया। सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह मेरे सामने खड़ी है और उस आदमी को देखकर हाथ हिला रही है और मुस्कुरा रही है। फिर उसने अपना चेहरा सीधा किया, मेरी तरफ देखा और अंदर चली गई। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने पास से गुजर रहे आदमी पर एक नज़र डाली और सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो सब देख रहे थे। मैंने गुस्से से दरवाजा बंद किया और कमरे में आ गया। उसको जोर से बाह से पकड़ते हुए कहा कि तुम यहाँ मेरी पत्नी बनकर रहती हो, इस घर में समझो। अपनी गंदी हरकतें मोहल्ले से बाहर करो, यहाँ मेरी इज्जत है। उससे बात की। मैं उसे अनदेखा कर रहा था और उसकी बाह छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और देखते ही देखते बिस्तर पर धकेल दिया। उसने मुझे कमरे से बाहर निकाला, सिगरेट पी और रहने लगा। मैं इतनी गर्मी में छत पर बैठा था, अचानक बीबी करवाया मेरे दिमाग में पहले से ही था। फिर उसका बिखरा हुआ रूप मेरे सामने आया। फिर मुझे लगा कि हंसूं, सब कुछ करके खुद ही कथा में चला जाऊं, जहां कोई मुझे जानता भी न हो, लोगों की सवालिया निगाहों से बचकर वापस चला जाऊं, रात तक वहीं रहूंगा। पर बैठा रहा। फिर नीचे आकर फिर से बादल से कपड़े निकाले और बाहर से खाना खाकर घर वापस आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो दुनिया बेख पर सो रही थी। एक पल के लिए मेरा दिल उसका गला घोंटने को हुआ, लेकिन मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता था, नहीं उसके खून से अपने हाथ धोना चाहता था। दिल के कोने में उस शख्स के लिए बेशुमार प्यार था जिसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी और उसे कम करने की भी आज़ादी थी। वो बस यही सोचकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहा था। मुझे उससे परेशानी हो रही थी। मेरा दम घुटने लगा था। साइन को कमरे से बाहर लेकर आ गई और बैठ गई। तिवारी मेरे रोंगटे खड़े करने लगे। मैंने अपने बाल मुट्ठी में बांध लिए और आंखों से लगातार बातें करने लगी। आंसू बहने लगे। कई हफ्तों तक यही चलता रहा। इस दौरान मेरी और मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब तो यह आलम था कि एक ही घर में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मैं अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से आई थी। मैं इजाजत लेना भी भूल गई थी। एक दिन कोई बटन में मुझे बताएगा कि जो आदमी मेरे घर आता है, उसे अपनी माँ को मारे हुए 5 साल हो गए। मैंने उस आदमी की बातें सुनी। यह सुनकर मैं चौंक गया और उसके साथ जरूरी काम करने के बाद मैं उसे दुकान से बाहर ले गया और घर आ गया। आज भी, बेबी, वह आदमी घर पर था। मैं यह जानने के लिए पागल हो गया कि उस आदमी ने उससे झूठ क्यों बोला। उसने कहा कि उसकी माँ बीमार है। आदमी ने उससे झूठ बोलने का क्या उद्देश्य रखा था? कहानी, क्या इन दोनों का कोई बुरा इरादा नहीं है या वे वाकई भागने वाले नहीं हैं? मेरी पत्नी के भागने के बारे में सोचते ही मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैंने अपने चेहरे का पसीना पोंछा और मोबाइल फोन निकालकर बेबी को कॉल किया। उसका नंबर बैंड पर था। गुस्से में आकर मैंने फोन किया और उसे घर से बाहर ले गया और गली में बैठ गया। मैं पूरी रात सड़क पर बैठा रहा। फिर सुबह उठने के बाद मैं घर के अंदर आकर बैठ गया। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैं अपनी बीवी के घर चला गया और जैसे ही घर में घुसा मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में घुस गया और उसे देखते ही मैंने अपने कपड़े उतारे और बाथरूम में चला गया और फिर 5 मिनट बाद वापस आकर अपने बाल बनाने लगा। गाई। मैंने उसे देखा और पूछा कि अब तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा, इस आदमी की माँ की तबीयत खराब है, मैं बस इसी काम से वापस जा रही हूँ। कोई बात नहीं। मेरी पत्नी ने मुझे संदेह में डाल दिया था। उसकी हालत देखकर मुझे यही लगा। वह शायद भागने की तैयारी कर रही थी।
अचानक वह मुझे यहाँ वहाँ बजती घंटियों की आवाज सुना रही थी। जब वो उसे घर से निकालकर थोड़ी दूर चली गई तो मैं भी अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों मोटरसाइकिलें एक के पीछे एक चल रही थी। वो एक ही तरफ से चल रही थी और थोड़ी दूर चलने के बाद जब अगली मोटरसाइकिल रुकी तो मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी दूर खड़ी कर दी। मैं भी उनके पीछे पीछे घर में घुस गया और इस घर में आ गया। वे दोनों दूसरे कोने में खड़े थे। वे बात करने लगे, बाजी, तुमने उसे इंजेक्शन दे दिया है, तुम्हें नहीं लगता कि अब वह मर जाएगी? मैं इतने दिनों से जेल में हूँ। उस आदमी की बातें सुनकर चौंक गया। वह मेरे बच्चे को क्यों जन्म दे रहा था? हाँ, हाँ, वह मर जाएगी। वैसे भी जो भी उसे दिया गया है उसका असर शुरू हो गया है। अब वो 3 दिन में मर जाएगी और फिर उसकी सारी संपत्ति तुम्हारे और मेरे बीच में बंट जाएगी। कि हाँ बाजी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बराबर हिस्सा दूंगा। उससे पहले बात करो। जैसे ही मेरे हाथ से बात छीनी गई मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। मैं थोड़ा डरा हुआ था और पुलिस पहले ही आ चुकी थी। पुलिस के कमरे में घुसते ही मेरी पत्नी और उस आदमी का रंग उड़ गया। उसने आगे आकर उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा और जल्दी से उसकी कमर पकड़ ली। बताओ तुम दोनों क्या कर रहे थे, वरना मैं तुम्हें बहुत जोरदार थप्पड़ मारूंगा। राइटवी आध्यात्मिक तोते की तरह सच बोलने लगा। यह मेरी बहन है। कुछ साल पहले मेरे घरवालों ने मेरे बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया था। मुझे घर से निकाल दिया गया और तुम्हारी शादी में भी किसी ने मेरा जिक्र तक नहीं किया क्योंकि मैं उनके लिए उतना अच्छा नहीं था। मुझे घर से निकालने के बाद मैंने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया क्योंकि मैंने ऐसा किसी के लिए नहीं किया था। इसलिए मुझे बेटे के खाने का दर्जा मिला हुआ था। फिर मैंने उससे शादी कर ली। एक दिन तुम्हें और बाजी को बाजार में देखा। फिर एक दिन मैं बाजी के अस्पताल गया और पैगी से मदद मांगी। मैं शुरू से ही बाजी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैं बाजी को रोज ले जाता था। बेबी और उसके भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसीलिए पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हाँ, मेरी पत्नी को वह लड़की चाहिए थी। हमने उसे बचपन में ही गोद ले लिया था, लेकिन शहर ने उसे लड़की की किडनी पर असर कर दिया था। इसकी वजह से उसे अक्सर सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। बीबी और उसका भाई जय में अपनी सजा काट रहे थे। एक तो वह लड़की थी जिसने प्यार की इतनी बड़ी सजा ली थी और अपने वजूद का एक हिस्सा मुझे दे दिया था, और दूसरा मैं था। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, लेकिन कब्र में जाने के लिए समय कम है। यह भी घावों के साथ गुजर गया। सामान्य होने के बाद भी मेरी शादी को 1 साल हो गया। अब मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मेरी पत्नी एक फार्मा बार्डर है वहाँ और निक, इसलिए मुझे बच्चों के बारे में बहुत डर भी है। लेकिन यह वाक्य कहानी या कहानी में बहुत बड़ा है। क्या मुझे पुलिस को बुलाकर सही काम करना चाहिए था या मुझे बीपी के भाई को घर सुधारने का मौका देना चाहिए था? क्या पत्नी के घरवालों ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया? क्या यह सही था? उन्हें उसे प्यार से समझना चाहिए था। क्या लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह अच्छे बुरे का फर्क भूल जाता है? दोस्तों, यह आज की बात थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।